गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का सेक्शन नंबर 26 है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 26 बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि जो भी स्पेसिफिक रिलीफ आपको 5 तरीके की रेमेडी यानी उपचार प्रदान करता है, ये उनमें से एक है। तो एक बार आप नज़र डाल लीजिए कि वो 5 तरह की रेमेडी है क्या जो स्पेसिफिक रिलीफ आपको प्रोवाइड करता है। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ पढ़ाई शुरू करने के पहले कि वीडियो को स्किप करके मत सुनिएगा, आगे बढ़ के मत सुनिएगा। अगर सुनिएगा तो इसमें आपका नुकसान है कि आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे। और ये जो सेक्शन है ये कॉन्सेप्चुअली इससे क्वेश्चन बनेंगे आपके, और इसमें जितने भी आपको सब सेक्शन दिखाई दे रहे हैं प्रोविज़ो से लेकर के जो मैंने केस लॉ लिखा है वहाँ तक, इसमें आपको एक भी चीज़ मिस नहीं करनी है। हालांकि ऐसी इसमें कोई बात नहीं है जो कि रॉकेट साइंस है कि बहुत भारी है, आपको समझ में नहीं आएगी, बात वो नहीं है। बात ये है कि स्किप करके सुनेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा सुनिएगा और उसके बाद एक बार अपने बेरेक्ट से इसको रीडिंग कर लीजिएगा। तो मैं ये बता रही थी आपको कि स्पेसिफिक रिलीफ आपको 5 तरह की रेमेडीज़ प्रोवाइड करता है, जिनमें से ये भी एक है। और ये है लिखतों का परिशोधन, यानी कि इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनको रेक्टिफाइड कैसे किया जाता है, कब किया जाता है। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का आपको ये भी सहूलियत और आपकी हेल्प करता है कि अगर कोई पेपर जो है तैयार हुआ है, कोई लिखत है, कोई रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट है, वादी प्रतिवादी के बीच में है, या फिर वचनदाता या फिर वचन ग्रहीता के लिए है, तो उनके अगर पेपर में कोई मिस्टेक हो गई, कोई गलती हो गई, कोई भूल हो गई है, और अगर वो चाहें तो उनमें उन बातों को अगर सुधार करना चाहें तो ये उसमें आपकी बहुत मदद करता है। ये उसी के लिए ये सेक्शन बना हुआ है। तो एक नज़र डाल लीजिए यहाँ पर कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपको जो भी रेमेडीज़ प्रोवाइड करता है उनमें से सबसे पहला है विनिर्दिष्ट पालन, यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। हल्के हल्के से इसको समझ लीजिए कि जब आपकी जो संविदा है वो एक पक्षकार अगर पूरी नहीं करना चाहता तो दूसरा पक्षकार उसके लिए वाद ला सकता है, यानी स्पेसिफिक परफॉर्म करवा सकता है। दूसरा कि अगर कोई पक्षकार चाहता है कि वो किसी चीज़ पर रोक लगा दे, प्रतिवादी के द्वारा की गई कोई हरकत, कोई काम जिस पर रोक लगाना चाहे, तो वो इंजंक्शन के लिए फाइल कर सकता है। तो दूसरी रेमेडी है इंजंक्शन। तीसरा है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, यानी प्रापक की नियुक्ति। चौथा है लेखा यानी अकाउंट्स, यानी जो हम लोग बात कर रहे हैं, अगर अकाउंट्स में कुछ दिक्कत है, हालांकि अभी डिटेल में नहीं जाऊंगी मैं, सिर्फ आप ये जान लीजिए। और लास्ट है विलेखों का परिशोधन यानी रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो हम इस सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजंक्शन, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, उसके बाद अकाउंट्स, और पांचवी रेमेडी है रेक्टिफिकेशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये 5 तरह की रेमेडी है जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपको प्रोवाइड करता है। अब आज जो हम लोग सेक्शन 26 पढ़ रहे हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि लिखत जो है कब परिशोधित की जा सकेगी, कैसे कैसे आपको कोर्ट जो है परमिशन देगा, ग्रांट करेगा कि आप उसमें सुधार करिए। तो सबसे पहले कपट और पारस्परिक भूल। अगर कोई दोनों में से किसी एक पक्षकार की वजह से, कपट की वजह से कोई लिखत में, पेपर में गड़बड़ी हो गई है, कोई दिक्कत है, या दोनों की भूल हो गई है, या दोनों में से एक की किसी की भूल हो चुकी है, और मैं इसके बेरेक की सारी लाइन पढ़ना चाहूँगी ताकि एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं चाहूँ तो वैसे भी बता के निकल सकती हूँ, लेकिन ऐसे आपको दिक्कत हो जाएगी। तो कोई भी लिखित संविदा या कोई और लिखत जो कि कंपनी संगम के अनुच्छेद नहीं होने चाहिए, जो कि कंपनी अधिनियम 1956 से लागू नहीं होता हो। अगर कोई संविदा ऐसी हुई है कि उसमें कंपनीज एक्ट के आर्टिकल्स दिए हुए हैं, मतलब वो कंपनी एक्ट से ही गवर्न हो रही हो, रेगुलेट हो रही हो, तो वहाँ पर इस सेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि कंपनी लॉ में आप देखेंगे कि उनके खुद के प्रोविजंस हैं, उनके खुद के प्रावधान हैं जो कि लागू होते हैं। इसीलिए कंपनीज एक्ट 1956 का कोई भी आर्टिकल अगर आपके संविदा में है तो ये सेक्शन उसके लिए नहीं है। उसको छोड़ के अगर कोई संविदा हुई है और उसमें कोई पेपर बना है और उन पेपर्स में कोई गड़बड़ी हो गई है कपट की वजह से या भूल की वजह से, तो इसके वास्तविक आशय को अभिव्यक्त वो नहीं कर पा रही है। लास्ट लाइन में बोल रहा है कि उस कपट से और उस भूल से जो पेपर तैयार हुआ है उससे ये नहीं पता चल पा रहा है कि संविदा करने के पीछे, पेपर बनाने के पीछे पक्षकारों का वास्तविक आशय क्या था, आखिर वो चाहते क्या थे, एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है उनका मोटिव, उनका इंटेंशन।
तो इस वजह से सुधार की बहुत ज़रूरत होती है, ये कारण है। और आगे जो है बोल रहा है कि वास्तविक आशय को अभिव्यक्त करने के लिए कैसे कैसे कब कब कौन कौन सी सिचुएशन में कोर्ट जो है परमिशन आपको देगी अपने इंस्ट्रूमेंट में सुधार करने के लिए। सबसे पहले कि कौन इस चीज़ के लिए लागू करेगा, वो मतलब आगे कौन बढ़ के आएगा, तो कोई भी दोनों में से कोई भी पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधि इस तरह का वाद ला सकते हैं कि भाई ये हमें अपने लिखत में, अपने डॉक्यूमेंट्स में सुधार करने की ज़रूरत है, परिशोधन चाहते हैं। तो दोनों में से कोई भी पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधि भी वाद ला सकते हैं इस चीज़ के लिए कि उन्हें अपनी लिखत में, अपने पेपर में, अपने डॉक्यूमेंट्स में सुधार करना है। बी नंबर में देखिए ख में कि वादी किसी ऐसे वाद में जिसमें लिखत के अधीन उद्भूत कोई अधिकार विवादक हो अपने अभिवचन में दावा कर सकेगा कि लिखत परिशोधित की जाए। सीपीसी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अभिवचन का मतलब क्या होता है। तो अगर कोई वादी वाद पत्र तैयार करता है या प्रतिवादी लिखित कथन तैयार करता है, तो वादी अगर अपने वाद पत्र में अगर वो चाहे कि उसे कोई उसका अधिकार है जिसका दावा वो करना चाहता है और वो अधिकार उसे चाहिए, और पहले ही वो अपने अभिवचन को पहले ही मतलब वो उसने अपने प्लीडिंग्स को फाइल कर दिया है, तो वो दोबारा अगर उसमें सुधार करना चाहे तो वो अपनी प्लीडिंग्स में उस अमेंडमेंट के लिए कोर्ट में एक पिटीशन दायर करके इस चीज़ की रिक्वेस्ट कर सकता है। अब ऐसी बात नहीं है कि आपने पहली बार में ही कोर्ट में गए और अपनी जो प्लीडिंग्स तैयार की, वाद पत्र तैयार किया प्लेंट, और उसी में आपने सब कुछ बोल दिया। अगर सब कुछ बोल ही दिया होता तो यहाँ पर परिशोधन करने की ज़रूरत क्यों महसूस होती। यहाँ पे तो बोल रहा है कि आपको रेक्टिफाइड करने की परमिशन यहाँ पे दी जाएगी। तो अगर वादी ने पहले कोई वाद पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया, न्यायालय में दाखिल कर दिया, और उसमें उससे लगा कि उसके पास कोई ऐसा अधिकार है जिसका वो दावा करना चाहता है, जो उसका हक है, जो उसे चाहिए, तो वो अपने लिखत में परिशोधन के लिए कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है, अपने इंस्ट्रूमेंट में सुधार करने के लिए कोर्ट से परमिशन मांग सकता है। यही चीज़ जो है यहाँ पर प्रतिवादी को भी अधिकार दिया जा रहा है। देखिए सी नंबर ग में कि अगर लिखित कथन में प्रतिवादी चाहता है कि वो अपने बचाव में कुछ ऐसी बातें डाले जिससे उसका पक्ष मजबूत हो सके, उसका केस थोड़ा सा अच्छा हो पाए उसके लिए, और उसने अपने लिखित कथन में कोई ऐसी बातें थी जो नहीं डाली थी जो उसकी डिफेंस के लिए बहुत अच्छी थी, तो वो कोर्ट में यहाँ पर प्लेंट अपना जो उसने प्लीडिंग तैयार की है, सॉरी प्लेंट नहीं, अपनी जो प्लीडिंग उसने तैयार की लिखित कथन यानी रिटन स्टेटमेंट, उसके लिए वो फिर से कोर्ट में अमेंडमेंट के लिए पिटीशन फाइल करेगा कि उसे अपने लिखत में सुधार करने का मौका दिया जाए। वो ऐसी बातें डालना चाहता है जो उसके डिफेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जो ये पूरा सब सेक्शन 2 है, ये पूरा कोर्ट का पावर है, कोर्ट के ऊपर डिपेंड है ये, कि अगर किसी वाद में संविदा या फिर कोई अन्य लिखत उपधारा 1 के अधीन परिशोधित कराना इप्सित है, मतलब अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको बदलना बहुत ज़रूरी है, सही करना ज़रूरी है, और कोर्ट इस कंक्लूज़न पे पहुंचता है कि कपट और भूल की वजह से वो जो डॉक्यूमेंट है उससे पक्षकार का आशय क्या है, दोनों क्या चाहते हैं, वो पता नहीं चल पा रहा है, तो वहाँ पर व्यक्तियों द्वारा सद्भावनापूर्वक मूल्यार्थ अर्जित अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, और वादी प्रतिवादी यानी कि वचनदाता और वचन ग्रहीता के अलावा भी इस केस में, इस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जो थर्ड पार्टी हैं। अगर हम इस डॉक्यूमेंट में इस सुधार नहीं करते हैं तो उनके अधिकारों पर भी बहुत प्रभाव पड़ जाएगा। तो कोर्ट को ये भी ध्यान रखना है कि वादी प्रतिवादी के अलावा ऐसे बहुत से पर व्यक्ति हैं जिन्होंने गुड फेथ में आकर के इस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट किया है, या उनका किसी वजह से इस वाद से लेना देना जुड़ गया है, तो सुधार करना इसलिए भी ज़रूरी हो गया है कि उनके अधिकारों पर भी कोई प्रभाव यहाँ नहीं पड़ना चाहिए। तो न्यायालय क्या करेगा यहाँ पे, स्वविवेक में यानी खुद से सोच समझ करके लिखत में परिशोधित करने का निर्देश दे सकता है जिससे वह आशय अभिव्यक्त हो पाए। अब इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए कोर्ट जो है उस इंस्ट्रूमेंट में रेक्टिफिकेशन करने के लिए, सुधार करने के लिए ऑर्डर दे सकता है,
वादी प्रतिवादी के लिए भी कोई दिक्कत ना हो, और जो थर्ड पार्टी है जिनका इस केस से लेना देना है, इस कॉन्ट्रैक्ट से लेना देना, उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो। तो ये कोर्ट का डिस्क्रिएशन है। अब डिस्क्रिएशन का मतलब हमें हमेशा ये नहीं समझना चाहिए कि कोर्ट अपनी मनमानी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोर्ट हमेशा वही करते हैं जो पक्षकारों के लिए सही होता है, इस बात का भरोसा रखना चाहिए। थर्ड नंबर सब सेक्शन बोल रहा है कि लिखित संविदा पहले परिशोधित की जा सकेगी, और तब यदि परिशुद्धि का दावा करने वाले पक्षकार ने अपने अभिवचन में ऐसी प्रार्थना की हो और न्यायालय ठीक समझे तो विनिर्दिष्टता प्रवर्तित भी की जा सकेगी। अब अगर कोई पक्षकार दावा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कोर्ट से कि ये जो लिखत है, ये डॉक्यूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, इसमें बदलाव करने की उन्हें इजाज़त दी जाए, तो कोर्ट वहाँ पे परमिशन दे देंगे। सब सेक्शन 4 बोल रहा है कि किसी भी लिखत की परिशुद्धि के लिए इस धारा के अधीन किसी पक्षकार को अनुतोष अनुदत किया जाएगा जब उसका विनिर्दिष्टता दावा नहीं किया गया। सॉरी, अनुदत नहीं किया जाएगा, मैं नहीं पढ़ना भूल गई थी। स्क्रीन पे जो है बहुत सारा जब वीडियो बनाते हैं तो मतलब बहुत कुछ ऐसा स्क्रीन पे आता है जिससे बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखती है, इस वजह से ऐसा हुआ, सॉरी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई पक्षकार अपने लिखत के परिशोधन करते समय, यानी अपने इंस्ट्रूमेंट में जब वो अमेंडमेंट कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, और अगर वो किसी रिलीफ को क्लेम नहीं कर रहे हैं, मतलब उन्हें कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए, और भी कोई दावा अगर वो करना चाहते हैं जो उन्होंने नहीं किया है, तो अगर आप नहीं करेंगे तो कोर्ट आपको नहीं देगा। मतलब कोर्ट को कोई सपना नहीं आएगा कि आपको वो कंपनसेशन दे दे, और कोई रिलीफ अगर आपने क्लेम नहीं किया तो वो अपनी मर्जी से या अपने दिमाग से सोच करके फैसला लेके आपको दिलवा दे। नहीं, जब तक आप क्लेम नहीं करेंगे तब तक कोर्ट नहीं देगा। लॉ की एक खास बात और एक मज़ेदार बात जो आप अगर काफ़ी टाइम से पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों ने देखी होगी कि वो ऊपर कुछ और बोलता है और नीचे कुछ और बोलता है, ऐसा मुझे लगता है। यानी बोला जाए कि हर बात का कोई प्रोविज़ो यानी अपवाद होता है, वैसे ही यहाँ पर है कि मतलब मैंने अपनी भाषा में बोला कि ऊपर कुछ और बोलता है, नीचे कुछ और बोलता है, पल पल में अपनी बात से ही भटक जाता है। खैर, ऐसी बात भी नहीं है, मैं मजाक कर रही थी। तो यहाँ पर अगर ऊपर में बोला गया कि आप अगर रिलीफ के लिए क्लेम नहीं करेंगे तो आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन प्रोविज़ो में बोल रहा है कि अगर आपने कोई रिलीफ का दावा नहीं किया है, अगर कोई क्लेम नहीं किया है, अगर आप न्यायालय से कोई अनुतोष नहीं चाहते हैं, लेकिन कोर्ट को अगर कहीं ना कहीं लगता है कि किसी भी पक्षकार को अन्याय हो रहा है किसी के साथ में भी, और वो न्याय करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी पक्षकार को कोई कंपनसेशन या और कोई रिलीफ प्रोवाइड किया जाए एट द एनी स्टेज ऑफ द केस और प्रोसीडिंग्स, कोई भी वाद के किसी भी स्टेज पर, प्रक्रम पे यानी स्थिति पे आपका वाद कहीं पर भी चल रहा हो, तो कोर्ट आपको खुद से रिलीफ दे देगा जो उसे न्याय संगत लगे, जो उसे ऐसा लगे कि किसी भी पक्षकार के साथ में किसी भी फैसले के दौरान में अन्याय नहीं होना चाहिए, तो वो आपको खुद से ही रिलीफ प्रोवाइड कर देगा जिस पक्षकार को इसकी ज़रूरत होगी। इसका एक पेंसिल से मैंने केस लिख रखा है, जोसेफ जॉन पीटर सैंडी वर्सेस वेरोनिका थॉमस, 2013 का केस है। फिर से एक बार देख लीजिए, जोसेफ जॉन पीटर सैंडी वर्सेस वेरोनिका थॉमस, 2013। इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप बार बार जो है अपने बेरेक्ट से पढ़िएगा, जल्दी से इसको तैयार करिएगा। कम से कम 4 नंबर के क्वेश्चन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के रहते हैं, 3 भी रहते हैं, लेकिन 4 और 3 ऐसे ही चलता है। अब उनकी मर्ज़ी है कि 5 या 6 भी दे सकते हैं, इतना ज़्यादा तो नहीं देना चाहिए क्योंकि छोटा एक्ट है, लेकिन ये मान के चलिए कि 4 से कम तो नहीं ही रहेंगे, तो उस हिसाब से या फिर 5 भी रहें। तो आप अपनी तैयारी मुकम्मल रखिए और पढ़ते चलिए, जल्दी जल्दी कंप्लीट करिए, कम से कम माइनर एक्ट को तो ख़त्म कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए पॉइंट और सेक्शन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए। टेक केयर।